तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटलर्जी पे हमारा काम रुका था। मेटलर्जी की जितनी भी बेसिक प्रोसेसेस होती हैं उन सारी बेसिक प्रोसेसेस पे हम लोगों ने बातचीत कर ली थी, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पे पूरा एकदम पुरजोर डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये है कि आपको मेटलर्जी में या मेटलर्जी वाली जो एंटायर प्रोसेस है, अगर उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़, ठीक है, उसमें से अगर आपको कोई यूज़फुल चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो उस यूज़फुल चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने की जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब होता है रिमूविंग इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। और इम्प्यूरिटीज़ को अगर हम लोग आपकी मेटलर्जी की भाषा में बातचीत करें तो इसे कहा जाता है गैंग्वी, कई लोग ऐसे कहते हैं, या कई लोग केंच भी कहते हैं। जो भी गंदी चीज़ है या जो भी अनवांटेड चीज़ है जो हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, जो हम लोगों को नहीं चाहिए बट फिर भी हमारे मटेरियल में आ गई है। मान लेते हैं आप लोगों के पास जो ओर है उसमें से आपको आयरन चाहिए, आयरन के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो आयरन के अलावा अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए, दैट बचा हुआ पार्ट इज बेसिकली अनवांटेड फॉर यू। तो जब भी आप किसी भी अनवांटेड चीज़ को हटाते हैं या भगाते हैं, अब हटाने या उसको भगाने के विभिन्न विभिन्न तरीके हो सकते हैं, ठीक है। उस अनवांटेड चीज़ को हटाने के या उसको भगाने के विभिन्न विभिन्न तरीके हो सकते हैं। दैट विभिन्न विभिन्न तरीके आर नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैम लेकिन इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही क्यों कहते हैं? इज इट अ लॉजिकल क्वेश्चन? तो देखो कई बार तुम ऐसे उटपटांग सवाल पूछते हो कि इसको यही क्यों कहते हैं, इसको वही क्यों कहते हैं। तो मैनी ऑफ द टाइम तुम्हें ऐसा सुनने को मिलता होगा कि ये है सो है, उसमें अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, उसको वैसा क्यों कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस है सो है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका लॉजिक है कि आप इसको आखिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही क्यों कहते हो, क्वेश्चन मार्क। रीज़न ये है कि देखो जो वर्ड होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक क्वांटिटी, ठीक है, कोई एक क्वांटिटी ज़्यादा है, मोर अमाउंट में है, और उसके कंपेयर में जो दूसरी क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी बोलो कैसी है, लेस अमाउंट में है। उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड। जैसे आपने देखा होगा कभी अपन अगर किसी पार्टी वगैरह में खाना खाते हैं तो वहाँ का जो खाना बनता है, तुम देखना उसकी जो ग्रेवी होती है, जो भी आप सब्जी खा रहे हो उसकी जो ग्रेवी होती है वो देखना बहुत ही डेंस होती है एकदम। फिर हम लोग घर आके अपनी मम्मियों को यही कहते हैं, या जो भी पर्सन आपके घर में खाना बनाता है उसको ये कहते हैं कि देखा था वहाँ की सब्जी कितनी अच्छी थी, तुम्हारी सब्जी में देखो पानी 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 दिख रहा है। खैर हम लोग को बोलते थे अपने बचपन में, बट है ना कि इसमें देखो क्या पानी 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 दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें मसाला ज़्यादा था पार्टी में और पानी कम था। और हमारे घर में थोड़ा उल्टा हो जाता है, पानी ज़्यादा भर जाता है और मसाला कम हो जाता है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से खोद के ओर निकाला है, उस ओर के पास दो चीज़ें होंगी। एक होगा उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें, वांटेड चीज़ें, और एक होंगी उसके पास गंदी गंदी चीज़ें जिसको हम लोग कहेंगे अनवांटेड चीज़ें, है ना। दो चीज़ें होंगी, एक होगा उसके पास वांटेड और एक होगा उसके पास अनवांटेड। अनवांटेड आपको नहीं चाहिए, मुझको भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए यार अनवांटेड चीज़ें, है ना। अनवांटेड चीज़ें किसी को भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वांटेड चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? अनवांटेड को रिमूव करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? अनवांटेड को रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप अनवांटेड को रिमूव करते हो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना। एक क्लास है, उस क्लास में 60 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज़ हैं, बराबर, डन।
अब क्या किया आपने, गर्ल्स की क्वांटिटी कम कर दी। आपने क्या किया, गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, आपने क्या किया, गर्ल्स को कर दिया 40, बॉयज़ के साथ कुछ नहीं किया, बॉयज़ को रखा वैसे का वैसी। बॉयज़ में कोई चेंज नहीं लाया आपने, ना उनको बढ़ाया ना उनको घटाया, दे आर केप्ट एज इट इज। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि इस सिचुएशन में कौन ज़्यादा है, बॉयज़ ज़्यादा है कि गर्ल्स ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे मैडम बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है। क्या मैंने बॉयज़ की क्वांटिटी इंक्रीज की? नहीं, आपने तो बॉयज़ की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं की। फिर बॉयज़ ज़्यादा कैसे हो गए? क्योंकि हमने उनके कंपैरिजन में जो गर्ल्स थी उनकी क्वांटिटी कम कर दी। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है ना, अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या करो, या तो उस चीज़ को और ऐड करते जाओ तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी, या दूसरा तरीका क्या है, उसके कंपैरिजन में जो अदर चीज़ है उस अदर चीज़ की वैल्यू को आप घटाते जाओ तो ऑटोमेटिकली बिना कोई चेंजेस किए सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप क्या करते हो, जो आपको जो वांटेड होता है आप उस वांटेड को ना इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, आप उसको डिक्रीज करते हो, आप उसको वैसे का वैसे ही रख देते हो एज इट इज, वैसे का वैसे ही, आप उसके साथ कुछ नहीं करते। लेकिन जो अनवांटेड है आप उस अनवांटेड को क्या करते हो, हटाते जाते हो हटाते जाते हो हटाते जाते हो। तो ऑब्वियस है कि एक समय ऐसा आएगा जब अनवांटेड वाला कम हो जाएगा और उसके कंपेयर में जो वांटेड वाला है वो बढ़ जाएगा। और क्योंकि ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब अनवांटेड बहुत 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 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और उसके कंपेयर में जो वांटेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बस उसी टाइम को हम लोग या उसी चीज़ को हम लोगों ने नाम दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन क्यों बोला? क्योंकि जो वांटेड है उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जो वांटेड है उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने उसको क्या कह दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसको करने के बहुत तरीके, आप कोई एक फिक्स तरीका नहीं बना सकते कि इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग ओर्स के लिए आपको अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। आपको अलग अलग ओर्स के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। हो सकता है आर्सेनिक के ओर के लिए कुछ यूज़ अलग करना पड़ रहा है, कॉपर के ओर के लिए कुछ अलग तरीका यूज़ करना पड़ रहा है। सबके लिए आपके तरीके बोलो क्या हो जाएंगे, अलग 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 हो जाएंगे। तो जो तरीके हैं, क्या इन तरीके वाले टॉपिक्स पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं? बिल्कुल, इन तरीके वाले टॉपिक्स पे हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। मैं तो खैर ये वीडियो वापस से थोड़ा सा रिकॉल करने के उससे बना दी थी, बट जो हमारी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने अलग अलग तरीकों पे डिस्कशन किया है कि कुछ मैग्नेटिक तरीके होंगे, कुछ ग्रेविटी वाले तरीके होंगे, है ना। तो अभी आज की क्लास में हमको एक एक करके इन तरीकों पे डिस्कशन करना है शुरू। तो देखो सबसे पहला तरीका जो हम लोगों को आज डिस्कशन करना है वो होगा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को आपने अपनी डे टू डे लाइफ में भी होते हुए देखा है। कहाँ देखा है मैम? हमने तो नहीं देखा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कभी। कैसा होता है, जनरली हमारे घर के आजू बाजू जो खाली प्लॉट्स होते हैं, तुम देखते होंगे कि उन खाली प्लॉट्स में यूजुअली लोग कचरा वगैरह फेंक देते हैं, जो कि नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस कचरे को कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो वो जो लोग होते हैं जो उस कचरे को कलेक्ट करने के लिए आते हैं, या तो वो हैंड पिक करते हैं, राइट, अपने हाथों से उसको उठाते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखना उनके पास क्या होता है, उन लोगों के पास एक क्या कहते हैं उसको, एक लोहे का रहता है जिसके नीचे चुंबक चिपका के रखते हैं और उसको ज़मीन से रगड़ते हुए जाते हैं। ऐसा ज़मीन पे उस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे रगड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि ताकि अगर कोई भी चीज़ लोहे की है तो उस मैग्नेट से आके क्या हो जाती है, चिपक जाती है।
और उन लोगों को वो लोहे का सामान कैसा हो जाता है, मिल जाता है, उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके फिर वो लोग चले जाते हैं, है ना। तो वो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी सेम चुंबक का इस्तेमाल हम लोग भी करेंगे किस काम के लिए, आप लोगों के ये जो ओर्स वगैरह हैं इनके अंदर से एक ऐसे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ऑब्वियस है कि चुंबक में वो चीज़ तो चिपकेगी नहीं जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर ना हो, जो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्टेड ना हो। चुंबक से तो वही चीज़ चिपक सकती है ना जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है या फिर जो क्या कहते हैं मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होती है। तो ये जो तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन वाला, इस तरीके को भी हम लोग उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जिस जगह पर आप लोगों को क्या देखने को मिले, एक ऐसे ओर्स के अंदर एक ऐसे मेटल्स देखने को मिले जो पर्टिकुलर मेटल कौन सा बिहेवियर शो करता हो, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता हो। आप उसी जगह पे इस टेक्निक को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। हर जगह क्या ये टेक्निक एप्लीकेबल है? नहीं, हर जगह ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है। वो इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक नेचर हो ऐसा नहीं होता। कुछ ही ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है, कुछ ही मटेरियल्स। तो जिन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक नेचर होगा आपको बस उन्हीं मटेरियल के अंदर ये वाले टेक्निक को यूज़ करना है। ऑब्वियस है कि इसमें हम लोग चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक है ये कब इस्तेमाल की जाती है, उन ओर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ओर्स कंटेनिंग, ठीक है, ओर्स कंटेनिंग मेटल्स शोइंग, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, जो क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, उनके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले ओर्स के अंदर के मेटल या उनके अंदर पाए जाने वाला कोई अदर सब्सटेंस उनसे चिपक जाए और जो नहीं चिपक पाया उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसकी एक मशीन होती है। कैसी दिखती है मशीन, देखो कुछ इस तरीके की दिखती है। ऐसे व्हील्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे दो छोटे छोटे आपने व्हील्स बना लिए हैं। इन व्हील्स के ऊपर एक पट्टा लगाया जाता है और ये पट्टा कोई नॉर्मल पट्टा नहीं होता, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक बेल्ट। इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक बेल्ट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक बेल्ट। मान के चलो आपके पास यहाँ पे ओर है, आपने यहाँ से ओर को ड्रॉप करना शुरू किया। इस ओर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। दोनों टाइप के होंगे ना, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले भी होंगे और नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले भी होंगे। हम ऊपर से उनको पटकना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आप इनको ऊपर से पटकना शुरू करते हो, होता क्या है बताओ, जैसे ही आप इनको ऊपर से पटकोगे ये जो पट्टा है ये चलता है, मूविंग है। ऑब्वियस है कि ये पट्टा आप लोगों का कैसा है, मूविंग है। मान के चलो जो मैग्नेटिक वाले हैं वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो नॉन मैग्नेटिक वाले हैं वो भी क्या है, आपके मज़े से चलते जा रहे हैं, 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 चलते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे आकर जो मैग्नेटिक वाला रहेगा, जो मैग्नेटिक वाला रहेगा वो चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो बना हुआ रहता है ये आपके मैग्नेट का बना हुआ रहता है, चिपक जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक है वो बेचारा नहीं चिपक पाएगा और वो ढाप से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक वाले आके गिर गए, और क्योंकि ये पर्टिकुलर व्हील मैग्नेट की बनी है तो ये उससे चिपका रहा, चिपका रहा, चिपका रहा, चिपका रहा। यहाँ से देखो अगेन बेल्ट शुरू हो गई। बेल्ट अगर शुरू हो गई मतलब ये कि मैग्नेटिक नेचर अब गायब। अब क्योंकि मैग्नेटिक नेचर ही नहीं है तो ये गिर जाएगा, और अगर ये गिर जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे और ये हो गया कलेक्शन। तो इन दिस वे आपने मैग्नेटिक और आपने नॉन मैग्नेटिक इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। तो इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं और इस टेक्निक को यूज़ करके उन ओर्स को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं जिनके अंदर उनकी इम्प्योरिटी या कोई भी एक चीज़ क्या शो करती है, मैग्नेटिक नेचर शो करती है। ठीक है, 2 मिनट। चलो रॉबी अंदर आओ, चलो अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर जाओ।
ठीक है, क्या शो करती है वो मैग्नेटिक नेचर शो करती है, वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। खत्म। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, कई ऐसी चीज़ें होंगी ना जिनके अंदर मैग्नेटिक नेचर ही नहीं है। अब जिनके अंदर मैग्नेटिक नेचर ही नहीं है, आप उनके अंदर इन्हें कहाँ से यूज़ करोगे बताओ फिर। तो ऐसे केस में ये टेक्निक वहीं यूज़ करिएगा जहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाए, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक नेचर मिल जाए। ख़त्म। तो ये हो गई हम लोगों की पहली टेक्निक, जिस पहली टेक्निक के थ्रू आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरी टेक्निक की तरफ आते हैं। दूसरी टेक्निक आप लोगों की होगी ग्रेविटेशन बेस्ड, है ना। ग्रेविटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वेट होता है, वेट वजन, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, वजन होता है, अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा। ठीक है, ये सब जानते हैं। जैसे अगर मैंने एक बॉल ली और उस बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया तो वो बॉल एक सर्टेन हाइट तक जाएगी और सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो बॉल क्या होगी, वापस से नीचे आ जाएगी। यही होने वाला है बिल्कुल। तो हम लोग इसी फिज़िक्स के एक छोटे से सिद्धांत को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके बोलो क्या करने वाले हैं, हम लोग उन टेक्निक्स के बारे में बातचीत करेंगे जो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे क्या करती है, वर्क करती है, जो इस प्रिंसिपल पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं ग्रेविटेशन बेस्ड वाली टेक्निक्स के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कशन करूं तो ग्रेविटेशन बेस्ड वाली टेक्निक्स पे अगर हम जाएं तो हमारे पास दो बहुत ही फेमस टेक्निक्स हैं ग्रेविटेशन वाले मेथड के हिसाब से अगर चलें तो। पहली टेक्निक जो है उसे कहा जाता है विल्फी टेबल मेथड। ये हो गई आप लोगों की पहली टेक्निक, विल्फी टेबल मेथड। जो दूसरी हो गई इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ये हो गई आप लोगों के पास दो टेक्निक्स और ये उनका नाम, विल्फी टेबल मेथड और एक हो गई हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, अब देखो विल्फी टेबल का जो डायग्राम है तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है। किस तरीके का दिखता है, आप लोगों के पास यहाँ पे एक चैम्बर बनता है। मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास कैसे रहते हैं, ऐसे चैम्बर बने हुए होते हैं, ऐसे चैम्बर बने हुए होते हैं। ठीक है, इन चैम्बर्स के बीच में से पाइप जाता है सच दैट कि यहाँ पर आप पानी फ्लो करवा सकते हो। आप क्या करवा सकते हो, इसके अंदर से पानी फ्लो करवा सकते हो। तो पानी क्योंकि हमारा होता है नीले रंग का तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू 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 ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबे लकड़ियों के स्लिट्स होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे लकड़ियों के लंबे लंबे स्लिट्स होते हैं। जैसे अपन बालों में जब कंघी करते हैं तो कंघी करते वक्त बालों के जो दांते होते हैं ना, जिससे हम कंघी करते हैं, कंघी के जो दांते होते हैं, उस टाइप से लंबे लंबे लकड़ी के यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं। इन प्लेट्स को हम लोग कहते हैं स्लिट्स। और इन प्लेट्स को इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके से मशीन से क्रिएट किया जाता है कि ये स्लिट्स जो होती हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये फुल अरेंजमेंट आपका क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कर सकता है, वाइब्रेशंस कर सकता है। ये इसकी खास बात है, क्या कर सकता है, ये वाइब्रेशंस कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम लोग वाइब्रेट करवाते रहते हैं, है ना। अब क्या होता है, टॉप से ऊपर से यहाँ से आपको जिस भी ओर को क्या करना है, क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, साफ करना है। आप उस ओर को यहाँ टॉप से फेंकना शुरू करते हो। मतलब जैसे लोगों को अगर गेहूं साफ करना है तो कैसे गेहूं को अपन छाप में लेकर ऐसे साफ करते हैं, है ना, वैसे आप यहाँ पे ओर डालते हो, ऊपर से आप क्या करते हो, ओर। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अपन कोई भी कंसंट्रेशन वाली ओर की मेथड को यूज़ करें, कभी भी, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे ग्रेविटेशन हो, कोई भी टेक्निक आप यूज़ करें, हमेशा आपका ओर पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका ओर कैसा होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आप पाउडर्ड ओर को
ऊपर से क्या करते हो, फेंकते हो। अच्छा, और साथ ही साथ में तुरंत क्या करते हो, यहाँ से पानी को छोड़ देते हो, एकदम तेजी से आपने यहाँ से क्या किया, पानी को फेंका। तो होता क्या है कि पाउडर्ड ओर के अंदर जो भी गेंज होता है, हल्का फुल्का गेंज होता है, इसके अंदर ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ गेंज तो होगा ही, है ना। अगर कोई इसके अंदर हल्का फुल्का गेंज है, लाइटर गेंज, तो जैसे ही पाउडर्ड ओर के ऊपर पानी आता है प्रेशर से, तो बेचारा लाइटर गेंज उस पानी के प्रेशर को सहन नहीं कर पाता और क्या हो जाता है बताओ, बेचारा वो तेजी से अलग हो जाता है ना। पानी के साथ साथ वो बाहर निकल जाता है। ये गेंज वहाँ से बाहर निकल गया, है ना। यूजुअली यही होता है जब बहुत तेज बारिश होती है और अगर कोई चीज़ हल्की फुल्की है तो वो उस पानी के साथ क्या हो जाती है बताओ, वो पानी के साथ फ्लो होकर चली जाती है। वो पानी के साथ क्या होती है, फ्लो होकर चली जाती है। और जो भारी चीज़ होती है वो फ्लो नहीं होती, वो अपना नीचे टपक जाती है, वो ऐसे नीचे टपकती है। ये ऐसे स्लिट्स के बीच में जाके क्या हो जाती है, फंस जाती है। ऐसे स्लिट्स के बीच में क्या हो जाती है, फंस जाती है। और बाद में आप इन्हीं स्लिट्स को ओपन करिए और इनके अंदर से जो भी आपका क्या कहते हैं ओर है, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। इस प्रोसेस को एक बार करने से सारा का सारा गेंज बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार या हो सकता है ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि आप जितनी बार आप पानी का प्रेशर फेंकें, जितनी बार पानी का प्रेशर आए, उतनी बार वहाँ से क्या हो जाए, आप लोगों का वो जो गेंज है, लाइटर गेंज, वो लाइटर गेंज पानी के प्रेशर से क्या हो जाए, चले जाए। ठीक है, चले जाए, बराबर है। अच्छा ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, डन, ओके, बस ख़त्म हो गई कहानी। सेम टू सेम यही फिनोमेना हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी यूज़ करती है, उसका भी यही सेम अरेंजमेंट होता है, बस थोड़ा सा उसका अपीयरेंस, उसका लुक, उसका मॉडल, उसका डिज़ाइन, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है बेचारी का अलग। चलिए हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो थर्ड टेक्निक पे आ जाते हैं। थर्ड टेक्निक का नाम है हाइड्रोलिक, ठीक है, सेपरेशन मेथड। ठीक है, चलिए हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में एक कोन शेप का टैंक बनाया जाता है। कोन शेप का टैंक मतलब ऊपर से आपका जो ये टैंक है आपको ऐसा बड़ा सा चौड़ा दिखेगा, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये टैंक आपका कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ठीक है, बस मतलब ऊपर से कैसा दिखना चाहिए, मोटू मोटू, और नीचे से कैसा दिखना चाहिए, पतलू पतलू, ऐसा कुछ आपका टैंक का शेप होगा। अब तुम्हें अगर मेरी इस तरीके की वाइन ग्लास की शेप अगर अच्छी नहीं लग रही है तो तुम ऐसी शेप भी बना सकते हो कि ऊपर से ये दिखता है ऐसा, फिर उसके बाद नीचे, एक मिनट, नीचे, अरे यार 2 मिनट, हाँ, नीचे आते आते ये इस तरीके से नैरो हो जाता है, कुछ इस तरीके का। आप ऐसा भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है ना, जो भी हो। ऊपर से मोटा होता है और नीचे से क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, यहाँ बाजू में एक आउटलेट क्रिएट किया जाता है। आउटलेट का मतलब ये होता है जिससे चीज़ें बाहर जाती हैं। ठीक है, जिससे चीज़ें क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट। जैसे छत पे जो टंकी होती है, छत की टंकी के अंदर की तरफ क्या होता है, एक नल होता है। जब आप नीचे मोटर ऑन करते हो, पानी ऊपर टंकी के चढ़ता है और टंकी के अंदर पानी आता है, उसे कहेंगे इनलेट। फिर टंकी के बाहर पाइप्स लगे होते हैं जो पूरे घर में पानी सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं आउटलेट। तो वैसे ही टॉप में एक आउटलेट होता है। इस आउटलेट का ये काम होता है कि उस ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होगी, जो भी गेंज होगा, वो सारी की सारी इम्प्योरिटी, सारा का सारा गेंज यहाँ से मस्त बाहर चला जाएगा। ये होता है उसका काम। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। और इसका कुछ इनलेट भी होगा, हाँ इसका इनलेट है ना, लेकिन इसका जो इनलेट होता है, इसका इनलेट होता है नीचे से इसका होता है इनलेट। इसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, उस टैंक के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं। तो इसके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इसका आउटलेट और दूसरा होता है इसका इनलेट। इनलेट इसका नीचे होता है बॉटम में, और आउटलेट होता है इसका, बोलो कहाँ से, ऊपर की तरफ। ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा इनलेट का हम करेंगे क्या,
बताओ उसका हम करेंगे क्या? उस इनलेट के अंदर से हम लोग एकदम तेज हाई प्रेशर के साथ आप लोग क्या करते हो, वाटर को पंप करते हो एकदम तेजी से। आप क्या करते हो, वाटर को अंदर फेंकते हो, जा पानी अंदर जा, ऐसे करते हो। पानी को यहाँ से नीचे से क्या किया जाता है, फेंका जाता है। और ऊपर से टॉप से आप क्या करते हो, ओर डालते हो कि चलो ठीक है ओर यहाँ नीचे जाओ तुम। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ करो, ओर हमेशा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपका ओर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, बराबर। तो नीचे से पानी फेंका जा रहा है और ऊपर से क्या डाला जा रहा है, आप लोगों के ओर डाले जा रहे हैं। अब ओर में जो भी हैवी पार्टिकल होगा, ठीक है, जो भारी चीज़ होगी, जैसा कि हम जानते हैं जो भी हैवी चीज़ होती है वो हैवी चीज़ क्या हो जाएगी, हैवी चीज़ यहाँ नीचे आकर, हैवी पार्टिकल नीचे आकर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और जो गेंज होता है, जो हल्का फुल्का गेंज होता है ना, अब क्योंकि पानी के प्रेशर से हल्का फुल्का गेंज बेचारा बहकर यहाँ बाहर चला जाएगा, ये इस तरीके से। तो दोनों ही टेक्निक, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड या फिर आप विल्फी टेबल जो भी आप कहें, दोनों ही सेम टेक्निक्स हैं, पानी के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो 1 मार्क का यहाँ से MCQ क्रिएट किया जा सकता है कि दोनों टेक्निक्स कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से मेथड पे बेस्ड है। सो दे आर बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल मेथड। ठीक है, वो कौन से मेथड पे बेस्ड है, ग्रेविटेशनल। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो किस मेथड पे बेस्ड था, वो मैग्नेटिक वाले पे था। ठीक है, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अरे वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टेक्निक है सी पार्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। अगर आप हायर क्लासेस में मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देखने को मिलेगी। अच्छा, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं इसकी, FLOATTATION, फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अब देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किस टेक्निक पे बेस्ड है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के काम करने का जो तरीका होता है ना, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में पहले समझते हैं। एक होता है तरीका, एक वर्ड समझते हैं पहले, तरीका बाद में, हाइड्रोफोबिक, और दूसरा वर्ड होता है हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये चीज़ क्या है, क्या इसका मीनिंग है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, ये मेथड आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। एक मिनट, नहीं खुशी, मैंने कल ही क्या नाम है उसका, तुम्हारी फ्रेंड का, वैभवी, उसको बताया है ना कि आज एक्सरसाइज चेक करवानी है। 2 मिनट रुको, एक मैसेज डालना है मुझे। रेचल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा आज लर्न हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा यहाँ ऑर्डर लेने के लिए नहीं हूँ कि अच्छा आज रेचल मैडम का मन नहीं कर रहा है तो चलो आज रेचल के लिए टेस्ट अपन पोस्टपोन कर देते हैं। तुम्हारा जो भी कॉलेज का काम है, नहीं है, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपको आपके कॉलेज टाइमिंग्स में करना है, रात को करना है। तुम्हें टेस्ट के लिए आना है, भले ही आज तुम आके उसमें 0 क्यों ना सिक्योर करो, तो टेस्ट के लिए तो आना है मैडम आपको। आप ये नहीं कर सकती कि नहीं आज मेरा लर्न नहीं हुआ है, मैं आज नहीं आ रही। तुम्हें कोई यहाँ पे ऑप्शन या चॉइस नहीं दे रहा है, वो टेस्ट है, तुम्हें आना है, बात ख़त्म। ठीक है, तुम यहाँ पे 0 लाओगी, यहाँ पे आओ, तब देखेंगे आगे क्या करना है ना। और मैंने तुम्हें कोई बहुत सारे वीडियो सेंड नहीं किए, तुम एब्सेंट थी, मामा का बर्थडे पार्टी, इधर का बर्थडे पार्टी, उधर का बर्थडे पार्टी, इसीलिए तुम पीछे हो। काम तुम्हें हमारी तरफ से ज़्यादा दिया ही नहीं गया है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं तुम ज़्यादा करने लायक हो नहीं, इसलिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिया गया है। ठीक है, और तुम 2-3 बार ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करने से समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एटीट्यूड है कि तुम ट्राई करोगी। आज टेस्ट है और तुम्हें आना ही होगा, चाहे तुम्हारा लर्न हुआ हो या चाहे तुम्हारा लर्न ना हुआ हो। अपनी कॉपी में 0 नंबर देखे तो सही, बाकी लोग क्या गधे हैं जो बाकी लोग आके दे रहे हैं जब उनका लर्न नहीं होता है। हाँ, तुम इकलौती स्पेशल केस हो क्या? नहीं। तो आपका टाइमिंग आज का है ना 4 बजे का, 4 बजे प्रकट हो जाइएगा, चाहे लर्न हो या ना हो। वो आपकी दिक्कत है कि आपने लर्न नहीं किया, वो मेरी दिक्कत नहीं है। बर्थडे पार्टीज में जाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि मेरा लर्न नहीं हुआ है, मुझे पहले लर्न करना चाहिए, नहीं तो मेरे को डांट पड़ेगी। और कॉलेज का काम कितना होता है ये पूरी दुनिया जानती है, तुम इकलौती लड़की नहीं हो जो कॉलेज जाती हो, बाकी लड़के लड़कियां भी जाते हैं।
कैसे मैनेज होता है वो करते हैं सब बराबर, ठीक है। तो उसका बहाना तो ना ही दो, ठीक है ना। अभी चुपचाप 4 बजे यहाँ पर। खैर, तो पहले ये जो वर्ड है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, इस वर्ड को हम लोग समझते हैं क्या है ये वर्ड्स। चलिए देखो, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाला। हाइड्रा जो वर्ड होता है ना, हाइड्रो, इसका मतलब होता है पानी, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाला, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी से प्यार करने वाला। इसका हम लोग बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। तेल को देखे हो, तेल अगर तुम तेल के ऊपर या तेल पानी के ऊपर अगर तुम क्या कर दो, तेल मिक्स कर दो, तो क्या होगा? क्या तेल और पानी मिक्स होंगे? नहीं होते। मज़े से तेल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, बेचारा पानी अलग अलग मुंह फिरा के वो अलग घूमता रहता है ना, दोनों अलग अलग रहते हैं। बताइए फिर अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो ऐसी चीज़ें जो पानी में मिक्स नहीं हो पाती हैं, जो पानी के साथ नहीं रह पाती हैं क्लियरली, है ना, अच्छे से नहीं रह पाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। नमक को देखा है, नमक किस तरीके से पानी के साथ एकदम मज़े से मिक्स हो जाता है ना, कितना अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, उनको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? हाइड्रोफिलिक। तो फोबिक मतलब जो पानी के साथ मिक्स ही नहीं होना चाहता, जो पानी से डरता है, और फिलिक मतलब जो पानी के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, जो उसके साथ घुल जाता है, जो वेट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो यूजुअली ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ये स्पेसिफिकली सल्फाइड्स के ओर के लिए यूज़ किया जाती है। ये मेथड सल्फाइड्स के ओर्स का मतलब होता है ऐसे ओर्स जिसमें सल्फर S2 नेगेटिव ये वाली चीज़ मौजूद है, उसमें स्पेशली ये मेथड यूज़ की जाती है ना, उसमें ये मेथड स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सल्फाइड्स में ये मेथड स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप सल्फाइड्स में ये मेथड यूज़ करते हो तो होता क्या है, सल्फाइड्स में जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, जो सल्फाइड्स के ओर होते हैं, वो उनका नेचर होता है डरपोक, ठीक है। सल्फाइड्स के ओर्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। और उसके अंदर जो गेंज होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ये पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पता है, अब क्या करें? तो ऐसी इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करते हैं, इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना बड़े मज़े से और सेपरेट करते हैं, गेंज हटाते हैं। एक बड़ा सा टैंकर लेते हैं, ठीक है। इस टैंकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप घर में कड़ी बनाते हो तो उसके लिए आपको दही को देखना, मथना पड़ता है मथनी से या घोटनी से। तो इस तरीके का एक दिखती है आपकी घोटनी, आप उसको अपने हाथों के बीच में रख के ऐसे 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 गोल गोल घुमाते हो, जिससे आपका दही क्या कहते होता है, रोटेट होता है। तो इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है एजिटेटर। इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है एजिटेटर। इसी घोटनी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है एजिटेटर। इसको उस टैंक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। बाजू में एक आउटलेट बनाया जाता है ताकि जिससे चीज़ें बाहर जा सकें और उसको हम कलेक्ट कर सकें। बस फ़र्क इतना है कि जैसे हमने ऊपर क्या डिस्कशन किया था कि आउटलेट से क्या निकलता है बाहर, गेंज। यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आउटलेट से गेंज बाहर नहीं निकलता, ठीक है। यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो आउटलेट होता है, उस आउटलेट से अच्छा वांटेड चीज़ें बाहर निकलती है। वांटेड मतलब कंसंट्रेटेड सल्फाइड और बाहर निकलता है, अच्छा वाला, है ना। कंसंट्रेटेड सल्फाइड और बाहर निकलता है, अच्छा वाला, ठीक है। बाकी कुछ बाहर नहीं निकलता, अच्छा कंसंट्रेटेड सल्फाइड और बाहर निकलता है। अच्छा, तो मैडम गेंज कहाँ से बाहर निकलता है? गेंज यहाँ नीचे से बाहर निकलता है। ये वाला जो आउटलेट होता है ना, नीचे वाला आउटलेट, इस नीचे वाले आउटलेट से बाहर क्या निकलता है? गेंज बाहर नीचे वाले आउटलेट से निकलता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ऊपर वाले आउटलेट से क्या बाहर निकलता है और नीचे वाले आउटलेट से हम लोग क्या बाहर निकालते हैं। और बाकी इस टैंक में हम लोग भर देते हैं पानी। ये इस टैंक में हम लोगों ने क्या भर दिया? पानी।
ये इस टैंक में हम लोगों ने क्या भर दिया, पानी। ठीक है, ये इस टैंक में हमने भर दिया पानी, है ना। अच्छा, उसके अलावा पानी के अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2-4 बूंदे थोड़ी सी ड्रॉप्स हम डालते हैं। किसकी ड्रॉप्स डालते हैं हम लोग यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल को डालते हैं। जैसे घर में जो भी खाना बनाने वाला तेल है आप वो डाल सकते हो, या फिर पाइन ऑयल आप डाल सकते हो, या आप यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हो। ऑयल आपको डालना है। क्यों आप ये ऑयल डालते हो, क्वेश्चन में आता है, बताइए कि ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं ऑयल। ये ऑयल हेल्प करता है फ्रोथ बनाने में। ये ऑयल जो है हेल्प करता है फ्रोथ फॉर्मेशन में। अब मैडम यहाँ पे जो ये नया वर्ड आया है, हमको इसका मतलब नहीं पता कि फ्रोथ का मतलब क्या होता है। फ्रोथ फॉर्मेशन, फ्रोथ का मतलब क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी फ्रोथ का मतलब क्या होता है। बट फिलहाल अभी आप इसका यूज़ याद रखिए कि यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल आखिर क्यों डाला जा रहा है, ताकि वहाँ पे फ्रोथ बन सके। जब आप इसको गोल गोल इस एजिटेटर को घुमाते हैं तो यहाँ से आप ना एक पाइप भी डालते हैं। यहाँ से अंदर एक पाइप भी जाता है, जिस पाइप के थ्रू नीचे एयर डाली जाती है, एयर, हवा डाली जाती है। ठीक है, क्या डाली जाती है, हवा डाली जाती है। हवा क्यों डालते हैं मैडम, बताइए, ताकि जो आप लोगों के बबल्स हैं वो बबल्स बन सके। बबूला, जब अपन कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते वक्त देखो बबल्स बनते हैं, है ना, बराबर। तो आप यहाँ पे ताकि बबल्स फॉर्म हो सके, तो बबल्स के फॉर्म होने के लिए आप यहाँ पे क्या डालते हो, हवा को ब्लो करते हो। तो जब आपका वेजिटेबल ऑयल, पानी, एजिटेटर, हवा, ये चारों को जब साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है तो ऊपर पता है क्या होता है, एक झाग क्रिएट होने लगता है, एक झाग क्रिएट होता है, बराबर। जैसे आप अगर दही को जोर जोर से फेंटोगे तो एकदम देखना बबल्स क्रिएट होने लगता है, ऐसा झाग आपको क्रिएट होने लगता है ना। ये फोम झाग क्रिएट होने लगता है, और इसी झाग की वजह से इस मेथड को कहा जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस झाग को कलेक्ट करके आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है, और उसी झाग में हमारे क्या होते हैं, आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं। और जो गेंज होती है, क्योंकि गेंज इस पर्टिकुलर मेथड में पानी से प्यार करती है, तो इसीलिए जितनी भी गेंज है वो पानी के अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसको पानी के पास रहना अच्छा लगता है, पानी में डिज़ोल्व होना क्योंकि उसको अच्छा लगता है। और ये सारी गेंज नीचे पानी के पास या पानी के बीचों बीच जाना पसंद करेगी, और यही गेंज फिर इस आउटलेट से निकल कर क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा ओर जिसमें सल्फाइड मौजूद होता है, जैसे ZnS है ना, इसको कहा जाता है जिंक ब्लेंड। इसमें देखो सल्फाइड है, S है, तो इसको, इसके ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग हमेशा फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ करेंगे। दूसरा एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर पायराइट। इसे क्या कहते हैं, कॉपर पायराइट। फॉर्मूला होता है CuFeS2। देखो इसमें भी आपको S दिख रहा है, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड यूज़ करेंगे। एनी ओर कंटेनिंग सल्फाइड विल ऑलवेज यूज फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड। और जैसा कि हमने पुरानी क्लास में डिस्कस किया था, एक चौथी मेथड भी होती है जिसमें बोला जाता है केमिकल्स का यूज़ करिए। मतलब ना तो आप उसमें ग्रेविटी का यूज़ कर पा रहे हैं, ना फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज़ कर पा रहे हैं, ना आप मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, केमिकल्स। और जब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कहते हैं लीचिंग। उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कहते हैं लीचिंग। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर को लीचिंग से करते हो, मतलब केमिकल से अगर आप उसके इम्प्यूरिटीज़ को हटा रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीचिंग। क्या मैडम लीचिंग हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल, ये लीचिंग हमारे सिलेबस में बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, आपके पूरे 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर ऐसा है या एक ही ऐसा मेटल है जिसके एक्सट्रैक्शन को आपको पढ़ना है। देखो, हर मेटल अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, हर मेटल अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट हमारा जो सिलेबस है
वो हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्शन सिखा कर देगा डिटेल में, किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एक्सट्रैक्शन सिखा के देगा किसका, एल्यूमिनियम का। और जब हमारा सिलेबस हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन सिखा कर देगा तो वो जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, इस एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काम आती है, ना ही ग्रेविटेशन वाली कोई मेथड काम आती है, ना ही यहाँ पे फ्लोटेशन काम आती है। हमें इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या पढ़ना है, लीचिंग पढ़ना है, कि किस तरीके से केमिकल्स की मदद से आपने उस पर्टिकुलर ओर को क्या किया है, क्लीन किया है। ठीक है, आपने उसको क्या किया है, क्लीन किया है। तो कल के क्लास में मैं तुमको क्या पढ़ाने वाली हूँ, लीचिंग पढ़ेंगे हम, कि आखिर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते वक्त लीचिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो कैसे करते हैं उसको। ठीक है, ये हम कल सीखेंगे। तो लीचिंग अगर आपने पढ़ लिया, मतलब इस चैप्टर का आपने अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद तो बस इसमें थेरी बच जाएगी, फिर और कुछ केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा इसमें बाकी नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं। कल लीचिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जो कंसेप्ट